गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम क्या है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हाइपोथेटिकल भी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे बाल में भी डीएनए होता है, हमारे ब्लड में भी डीएनए होता है, लेकिन हम उसे कभी देख नहीं पाते हैं ना। तो इसके लिए चैप्टर क्या है, हमारे लिए थोड़ा हाइपोथेटिकल है। बट जब आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट बनेंगे तब क्या होगा, आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, पढ़ते हुए इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें आपको। ठीक है तो देखते हैं कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं, थोड़ा सा इसको हम एडवांस वे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं, जैसे डीएनए का विलगन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये रक्त है या बाल है, उससे हम क्या करते हैं, डीएनए को पृथक्करण करते हैं, फिर डीएनए का हम खंडन करते हैं और फिर डीएनए को संवाहक से क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, पढ़ा है हमने। फिर डीएनए को हम क्या करते हैं, परपोषी में स्थानांतरण करते हैं, है ना। फिर परपोषी कोशिकाओं के माध्यम से उनको क्या करते हैं, व्यापक स्तर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि जो भी हमें चाहिए उस उत्पाद को हम बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी जो भी हमने चाहिए है। ठीक है, इंसुलिन का निर्माण है, एंटीबायोटिक का निर्माण है, तो इसको औद्योगिक स्तर पर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे चरण तो आपने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ लिए थे, फिर से हम इनको रिपीट कर रहे हैं। देखिए पहला इसमें क्या है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि डीएनए को बाहर निकालना, जैसे आपको याद होगा एनिमल सेल को अगर हम इस तरीके से देखें तो सबसे अंदर क्या होता है, केंद्रिका के अंदर क्या है, यहाँ पे को क्या रहते हैं, हमारे डीएनए आरएनए। तो ये पहले हमको ये हटाना पड़ेगा, फिर ये लेयर हटानी पड़ेगी, तब जाके हम क्या पढ़ेंगे, इस डीएनए मॉलिक्यूल में जा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को हटाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ एंजाइम्स की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी ये जो बाह्य झिल्ली है वो हट जाए। ठीक है, फिर इसके साथ जो प्रोटीन है, ठीक है, आरएनए है, वो भी हट जाए। तो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। सबको पता है ना कि जो भी जीव है उसमें अगर कुछ वायरसेस को छोड़ दें तो सबका ही जो आनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। ठीक है, अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, डीएनए की प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह भी आवश्यक है कि यह दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त होकर शुद्ध रूप में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना अभी कि जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है ना। तो उसके साथ क्या है, आरएनए भी है, प्रोटीन के अणु भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन सबको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और डीएनए को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से शुद्ध फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुसैकराइड, लिपिड्स के साथ क्या हो सके, मोचित हो सके, यानी कि उन सारे जो मॉलिक्यूल्स उसके आसपास हैं उनसे वो फ्री हो सके और शुद्ध रूप में हमको मिल सके। यह तभी संभव होगा जब जीवाणु कोशिका या पादप कोशिका या जंतु कोशिका में हम कौन सा एंजाइम डालते हैं, लाइसोजाइम डालते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम डालते हैं, लाइसोजाइम डालते हैं। ये है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम सेलुलोज पादप कोशिका को, ठीक है, काइटिनेज कवक और जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि जीन डीएनए लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होते हैं, वो डबल हेक्सल होते हैं और इस तरीके से तंतुओं के रूप में रहते हैं। तो कह रहा है कि जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं, आप जानते हैं कि डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। ठीक है, जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। जैसे ये क्या है आपका, और इसमें क्या रहेंगे आपके डीएनए इस तरीके से लगे रहेंगे। ठीक है, वह हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुदे रहते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, जीन डीएनए के लंबे अणुओं के पर स्थित होते हैं और दूसरा क्या होता है, हिस्टीन जैसे प्रोटीनों के साथ वो गुदे रहते हैं। आरएनए को न्यूक्लिएज, ठीक है, आरएनए को राइबोन्यूक्लिएज, जहाँ पर भी न्यूक्लिएज लग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस पर्टिकुलर, जैसे आरएनए है ना,
आरएनए को हम क्या कह रहे हैं, राइबो न्यूक्लियेज। तो ये क्या करेगा, उसको पचा देगा, ठीक है ना। और जितने भी हमारे लिपिड्स होते हैं, वसा वाली चीज़ें होती हैं, उनको कौन पचा देगा, लाइपेज एंजाइम पचा देगा। आपने पढ़ा भी है, ठीक है। फैट को पाचन करने के लिए क्या होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज से उपचारित करना पड़ेगा, दूसरे अणु से उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एट द लास्ट पहले हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। हमें पता है कि जो भी हमारा डीएनए है वो शुद्ध रूप में नहीं है, वो क्या है, केंद्रक के अंदर है, और उसके साथ क्या है, वृहद अणु है। कौन कौन से हैं वो, आरएनए है, प्रोटीन है, बहुशर्करा है, लिपिड्स है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले पादप कोशिका या जंतु कोशिका के ऊपर लाइसोजाइमेज डालेंगे, ठीक है। और पादप कोशिका में सेलुलोज डालेंगे ताकि वो क्या करे, पादप कोशिका के बाह्य झिल्ली को पचा सके। काइटिनेज कवक के लिए डालते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी बाह्य झिल्ली को क्या कर देते हैं, पचा देते हैं। फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, अब आपको पता है कि जो जीन है वो डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ गुंथे रहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो आरएनए है उसको हम किससे पचाएंगे, राइबोन्यूक्लिएजेस से पचाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आरएनए हट जाएगा। फिर बचा प्रोटीन आपका, प्रोटीन को हम प्रोटीएजेस से बचाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी डीएनए के साथ अन्य मॉलिक्यूल है या वृहद अणु है उनको हम अलग कर देंगे। फिर एट द लास्ट हमने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हट गई हैं, हमने क्या करना है, अब इसमें चिल्ड एथेनॉल डाल देना है, ठीक है। क्या डाल देना है, बिल्कुल चिल्ड एथेनॉल डाल देना है, ठीक है। अब क्या होगा, एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है और इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, देखिए डीएनए हमने क्या कहा कि बहुत सारे वृहद अणुओं के साथ होता है, जैसे उसमें प्रोटीन भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, है ना, और लिपिड भी होगा, ठीक है, वसा भी होगी। तो हमने क्या करा, इन सारी चीज़ों को पचाने के लिए अलग अलग तरीके के क्या डाले, हमने एंजाइम डाले। और एट द लास्ट हमने फिर क्या डाला, चिल्ड एथेनॉल डाला, जिसके वजह से जो हमारा डीएनए है वो धागे के रूप में हमको क्या हो जाता है, डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। दिखाते हैं आपको चित्र में, इस तरीके से हमको क्या हो जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। देखिए कांच के स्टिक्स हैं और इसमें डीएनए इस तरीके से लिपटा हुआ हमको मिल जाएगा। तो ये क्या है, अवक्षेपित डीएनए। समझ गए बच्चों। पहले हमने क्या कहा, इस तरीके से अगर हम कोशिका को देखें तो सबसे अंदर क्या है, यहाँ पर को हमारे क्या है, डीएनए है। तो हमको क्या करना है, पहले इस लेयर को रिमूव करना है, फिर इसको लेयर करना है, फिर इसके बाद इसके साथ जो क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबको रिमूव करना है। एट द लास्ट हमने क्या डालना है, इसमें एथेनॉल डालना है, ठीक है। एथेनॉल डालने से क्या होगा, ये अवक्षेपित हो जाएगा और इस तरीके से इसका थक्का जैसा जम जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डीएनए का पृथक्करण। समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो गया आपका, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डीएनए को हमने क्या करना है, विशिष्ट स्थानों से काटना है, ठीक है। पहले भी आपने चरण पढ़ा है कि हम डीएनए को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, उसके बाद हम उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में काटते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। तो क्या होगा, शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम, क्या है प्रतिबंधन एंजाइम, HIND2 है, HIND3 है, ठीक है, BAM-H1 है, ये सारे क्या हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। परिस्थितियों पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न कराया जाता है और एगारोज जेल के वैद्युत संचलन, जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था वहाँ पर इनको क्या करा रखा जाता है। क्योंकि डीएनए क्या है, एक ऋणावेशित अणु है, इसलिए ये धनात्मक एनोड की तरह गति करता है और यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है, ठीक है। और ये कैसे अरेंज हो जाते हैं, अपनी लंबाई के अनुसार क्या हो जाते हैं, इसमें अरेंज हो जाते हैं। पहले वाले जो डीएनए खंड होंगे वो बड़े होंगे, फिर थोड़ा छोटे होंगे और सबसे दूर पर छोटे खंड जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नेगेटिव एंड से कहाँ की ओर जाते हैं, पॉजिटिव एनोड की ओर जाते हैं, ठीक है। समझ के इतना। अब क्या है कि डीएनए को जोड़ने के लिए कई प्रक्रम शामिल होते हैं। डीएनए व संवाहक डीएनए में भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा ही इनको हम क्या करेंगे, काटे जाएंगे।
ठीक है। परसों भी आपको बताया था जिस डीएनए से हम क्या कर रहे हैं, जिस एंडोन्यूक्लियस से हम क्या कर रहे हैं, वांछित डीएनए को काट रहे हैं, जो गुण हमें चाहिए, उसी से हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को भी काटेंगे। तभी क्या होगा, दोनों एंड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक अलग सिरे पे कटेगा, दूसरा अलग सिरे पे कटेगा, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में नहीं कटेंगे। अगर हम क्या लेंगे, दोनों डीएनए को काटने के लिए, प्लाज्मिड के डीएनए को काटने के लिए और दूसरा किसके, वांछित डीएनए को, एक हमारे पास क्या है, डिज़ायरेबल जीन है, वांछित जीन है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है। हमने क्या करा, दोनों को एक ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटना है, तभी वो क्या करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कटेगा और आपस में वो क्या करेंगे, पुनर्युगज डीएनए का निर्माण होगा। फिर पुनर्युगज डीएनए को हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर पुनर्युगज डीएनए बना है बच्चों, ठीक है, पुनर्युगज डीएनए कैसे है, देखिए ये वांछित, ये प्लाज्मिड है और इसमें हमने क्या कर दिया है, आपका वांछित डीएनए को जोड़ दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पुनर्युगज डीएनए। अब क्या है, ये तो हमको बहुत कम क्वांटिटी में हमने बनाया है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा परपोषी कोशिकाओं में या लक्ष्य कोशिकाओं में ऐड करने के लिए इसकी संख्या को हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीसीआर का उपयोग करेंगे, ठीक है। पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि ये जो एक पुनर्युगज डीएनए है, इससे हम क्या करेंगे, लाखों की संख्या में या हजारों की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, पुनर्युगज डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले हमारा क्या था, एक ये क्या था, पुनर्युगज डीएनए है, ठीक है, ये हमारा पुनर्युगज डीएनए, तो हमने इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से कई हज़ारों हम क्या कर सकते हैं, इनकी कॉपीज़ बना सकते हैं। किसकी कॉपी बना सकते हैं, पुनर्युगज डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, परपोषी कोशिका में क्या करना है, इंटर कराना है, या लक्ष्य कोशिकाओं में क्या करना है, इंटर कराना है। क्यों इंटर कराना है, ताकि हमारा डिज़ायरेबल जीन, चाहे वो इंसुलिन बनाने वाला हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ के लिए हम बना रहे उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी संख्या क्या हो जाए, बड़े पैमाने पर हम उसको क्या कर सकें, उत्पादन को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो पीसीआर का मतलब क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एक नंबर पे, तो याद होना चाहिए। पीसीआर मीन्स क्या हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों करते हैं, पुनर्युगज डीएनए को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्केल पे हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, कॉपीज़ उसकी बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये इसकी मशीन है, ठीक है, इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पीसीआर मशीन में हम क्या करेंगे, अगर पुनर्युगज डीएनए को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगी, हमको लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में क्या मिल जाएगी, पुनर्युगज की कॉपी मिल जाएगी। जो पुनर्युगज डीएनए हमने क्या बनाया था, शुरू में किस तरीके से बनाया था, इस तरीके से बनाया, जिसमें क्या है, एक प्लाज्मिड है, एक क्या है, हमारा वांछित जीन है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ठीक है। अब देखिए, डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं दो समुच्चय सेट्स, यानी कि वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे। ये टेम्पलेट में क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को की संख्या को प्रोवाइड कराएगा, ताकि क्या हो सके कि जो हमारा एक क्या है, डीएनए है, पुनर्युगज डीएनए, उससे क्या बन सके, कई पुनर्युगज डीएनए बनेंगे। तो वो किस तरीके से होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं इसको पहले क्या कह रहा है। तो इसके लिए क्या है कि हम एक जो हमारा जीवाणु है, थर्मस इक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस इक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस इक्वेटिकस, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम थर्मस इक्वेटिकस। ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर वर्क करेगा, इसलिए हमने इससे क्या लिया है, इससे पृथक किया है किसको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। देखते हैं क्या कह रहा है कि
दो समुच्चय व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए इन विट्रो विधि द्वारा जीनों की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। इस एंजाइम जीनोमेटिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। किस एंजाइम को? ठीक है, जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है और डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है ताकि डीएनए के क्या कर सके, एक खंड से डीएनए का जो हमने क्या लिया था, एक खंड लिया था बच्चों। देखिए इस तरीके से जो हमने पुनर्योगज डीएनए लिया था उससे हम क्या कर सकते हैं, अरबों, उसको 1 अरब गुना 1 बिलियन तक को क्या कर सकते हैं, कॉपियाँ बना सकते हैं, अर्थात 1 अरब प्रतिरूप हम उसका बना सकते हैं। यह सतत प्रवर्धन तापावस्था यानी कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज जीवाणु जो है हमारा थर्मस एक्वेटिकस, कौन सा जीवाणु है? थर्मस एक्वेटिकस को लिया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, उच्च ताप पर रहता है, तो इसलिए क्या होगा, इस काम को ईजीली कर देगा। उच्च तापमान पर दोनों लड़ियों को डीएनए को पहले क्या करा जाता है, विकृतीकरण किया जाता है। विकृतीकरण का मतलब क्या है कि जैसे ही हम डीएनए को उच्च ताप पर रखेंगे तो जो उसके 2 डबल स्टैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 वो टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे। तो पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से फिर क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4 ये क्रिया क्या रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हम उसके जो हमारा पुनर्योगज डीएनए है उसकी हम कई कॉपियाँ बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए पहले क्या है, कौन सा जीवाणु लिया था हमने इसमें, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस में हमने हाई टेम्परेचर पर क्या करा, ये जो डीएनए खंड है देखिए यहाँ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या होता है, डबल हेक्सेल्ड होता है। अगर हमको इसको उच्च ताप पर रखेंगे तो क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, अलग अलग स्टैंड बनाएगा। देखिए एक स्टैंड ये है आपका और एक स्टैंड ये है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब क्या हो रहा है कि हमने इसको क्या किया, उच्च ताप पर गर्म किया है, तो क्या होगा, ये अलग अलग स्टैंड हो जाएंगे और इसमें एमआर जो हमारा प्राइमर है वो जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉपी थी वो कॉपियाँ क्या हो जाएंगी, इस तरीके से बन जाएंगी और कई कॉपियाँ हमको क्या हो जाएंगी, इससे बन जाएंगी। तो ये क्या कहलाती है आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम डीएनए को क्या करते हैं, चिल्ड रखते हैं तो वो आपस में जुड़ जाता है और गर्मी करेंगे तो वो क्या होगा, अगर उच्च ताप पर उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग मतलब डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड हो जाएगा और ये स्टैंड क्या करेंगे, एक टेम्पलेट के रूप में करेंगे और इसमें एमआरएनए जो हमारा जो प्राइमर होता है वो जुड़ जाएगा और इस तरीके से बहुत सारी कॉपियाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया कि हमने जो पुनर्योगज डीएनए लिखा था, सपोज कीजिए वो ये है, तो हमने उसको पॉलीमरेज किसकी सहायता से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से, या उसकी मशीन है एक, उसमें रखकर हमने क्या करा, इसकी लाखों प्रतियां क्या करी, अरबों प्रतियां प्राप्त कर ली। अब हमारा मोटिव क्या है कि हम इसको औद्योगिकरण करेंगे, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए जो कि हमारे पास 1 या 2 थे, हमने पीसीआर मशीन से उसको क्या करा, कॉपीज़ बना दी। ठीक है, उसकी हमने बहुत सारी कॉपीज़ बना दी हैं और वो कॉपियों को अब हम क्या कर रहे हैं, परपोषी डीएनए में क्या कर रहे हैं, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। पढ़ा है ना हमने पहले भी। तो देखिए आप क्या कह रहा है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में या जीव में निवेशन, यानी कि जो भी हमारा ये पुनर्योगज डीएनए है जो प्लाज्मिड और वांछित जीन से बना हुआ है, इसको हमने क्या करना है, परपोषी कोशिका में इंजेक्ट कराना है। तो इंजेक्ट के लिए हमने कल क्या पढ़ी थी, जीन गन मेथड भी पढ़ी थी, कैल्शियम कैटायन मेथड भी पढ़ी थी ना, याद है। और हमने इसको क्या करा था, एक बार बर्फ़ में रखा था, फिर 42 डिग्री टेम्परेचर दिया था, फिर बर्फ़ में रखा, तो परपोषी कोशिका ने उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो अलग अलग मेथड है, किसी भी मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं, परपोषी कोशिका में इंजेक्ट करा सकते हैं और उससे अपना मनचाहा उत्पाद बनवा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है, बधे हुए डीएनए को अदाता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियाँ हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, कल हमने पढ़ी थी। यह कार्य अदाता कोशिका अपने चारों ओर तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तभी किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर वो धारण ही नहीं करेगा तो ये सारा हमारा जो पुनर्योगज डीएनए ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसको उसके अंदर इंजेक्ट कराना है किसी भी मेथड से। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक
उदाहरण के लिए एस्पिरिन के प्रति प्रतिरोधक जीन स्थित होता है तो ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाओं में प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो भी हमने क्या कर रहा है उस मनचाहा उत्पाद लिया है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर क्या कर रहा है कि अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो हमारी पुनर्योगज डीएनए है उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम उसमें वर्णात्मक चिन्हक का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेलेक्टिव मार्कर का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा आपने, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो अनुवांशिक इससे भी पहले हमने देखा कि जो ये पुनर्योगज डीएनए है, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, क्या क्या प्रक्रम हैं ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने क्या करना है, नंबर 1 डीएनए का पृथक्करण करना है। ठीक है, किसी भी सेल से डीएनए का पृथक्करण करना इतना आसान नहीं है, तो लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे प्रोटीएजेस की मदद से। ठीक है, राइबोन्यूक्लिएजेस की मदद से आरएनए को पचाएंगे, प्रोटीएजेस की मदद से प्रोटीन को पचाएंगे, लाइपेज की मदद से लिपिड्स को पचाएंगे, तब जाके हमारा डीएनए क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब हमने क्या करना है, डीएनए का खंडन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटेंगे, फिर डीएनए खंड का संवाहक, फिर हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के द्वारा। हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, फिर एगारोस जल में जो हमारा डीएनए है उसको हम लेंगे। ठीक है, और हमने उसको क्या करना है, फिर वांछित डीएनए को उसके साथ जोड़कर, यानी कि प्लाज्मिड में वांछित डीएनए को जोड़कर परपोषी कोशिकाओं में क्या करना है, इंजेक्ट कराना है। ठीक है, या लक्ष्य कोशिका तो उसको पहुंचाना है, या ई कोलाई भी हो सकती है या अन्य भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, देखिए लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू इसको हमने क्या करा, अलग अलग करा है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए का पृथक्करण किया हमने, फिर पीसीआर, ठीक है, ये जो टर्म है इसको याद रखिएगा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए की करोड़ों या लाखों प्रतिक्रिया हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, गर्भ में डीएनए की जो डबल स्टैंड है उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, पृथक हो जाएगा वो गर्म टेम्परेचर में। फिर हम उसको चिल्ड करेंगे तो क्या होगा, उसमें डीएनए जो खंड हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंगल, मतलब कि पूरक खंड उसका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लाखों की संख्या में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुनर्योगज डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम उसको क्या करेंगे, परपोषी कोशिका के अंदर क्या करेंगे, उसका निवेशन करेंगे। ठीक है, जिसमें सेलेक्टिव मार्कर भी जुड़े हुए जो उसको सेलेक्ट करेगा, और औद्योगिक स्तर पर हम क्या करेंगे, इंसुलिन या अन्य इसके जैसे पदार्थों का हम क्या कर सकते हैं, उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखिए पृथक्करण में क्या किया, ये डीएनए हमने क्या है निकाला हुआ है, इसके अंदर क्या है आपके, एक तो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएजेस, लिपिड को पचाने के लिए क्या होगा, लाइपेज एंजाइम होगा, है ना, और क्या था, लाइसोजाइम एंजाइम इसमें डालेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमने क्या करा है कि जब इसमें से सारे ही जैव मॉलिक्यूल्स जो वृहद अणु थे वो निकाल दिए गए तो हमने इसमें चिल्ड एथेनॉल डाला है। ठीक है, क्या डाला है, एथेनॉल डाला है, और एथेनॉल डालने से इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, डीएनए प्राप्त हो जा रहा है। अब हमने क्या करा, इसको मशीन में डाल दिया। ठीक है, जो हमने डीएनए खंड निकाला, फिर हमने उसको क्या करा है, उसको पुनर्योगज डीएनए में, यानी कि प्लाज्मिड में हमने एंडोन्यूक्लियस से दोनों को, प्लाज्मिड को भी कट किया, वांछित डीएनए को भी कट किया और पुनर्योगज डीएनए को बनाया। उसको हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन में डाला और इस तरीके से एक पुनर्योगज डीएनए से हमने लाखों पुनर्योगज डीएनए को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको क्या करा, परपोषी कोशिकाओं में डाला। ये आपकी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मशीन है, जिसमें हम इसमें पुनर्योगज डीएनए डालेंगे तो यहाँ पर से क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में पुनर्योगज डीएनए हमको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो एक डीएनए खंड से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे खंड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वहाँ पर भी यूज़ आता है बच्चों, जहाँ पर क्या होता है, कोई आपराधिक घटना हुई रहती है, ब्लड के सैंपल से हमको थोड़ा बहुत डीएनए मिला है तो हम उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस को देखने के लिए।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।